जय हिंद। आइए आज हम लोग खान सर का फिर 30 नंबर ये सेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कम्प्लीटली इसमें 50 प्रश्न रहता है, जिसमें से जीके साइंस के अलावा 10 आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। काफ़ी अच्छा उनका टीम के द्वारा तैयार किया रहता है, जो कोई भी आपके मतलब एग्जाम्स वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है। इससे पहले हम 29 आपको वीडियो करा चुके हैं सेट, और यह 30वां नंबर है। तो चलिए बिना समय को गाए हुए हम लोग आते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का कहते हैं कि ये जो है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें कि ये किसे कहा जाता है, तो वह पेशल साहब को कहा जाता है। हालांकि ये इसको इंग्लिश में इसका मतलब जियो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जियो मतलब क्या होगा कि आपका पृथ्वी हो जाता है, मॉर्फो का मतलब ऊपरी सतह होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन, पृथ्वी के ऊपरी सतह का अध्ययन इसमें किया जाता है। लेकिन अगर यही विज्ञान का अगर कहा जाता है शब्द का, भू आकृति विज्ञान शब्द का मतलब किसने किया हुआ था, तो याद रखिएगा वह डेविस साहब ने किए हुए थे। तो इस तरह से यहाँ से आपका दो प्रश्न बन जाता है कि विज्ञान का मतलब भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल, और शब्द का तो आपको डेविस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रहों का गति का नियम मतलब प्रतिपादित किसने किया होता है। तो याद रखिएगा वह केपलर साहब ने ही किए हुए थे, और ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा होता है कि उसके मतलब आवर्तकाल ग्रहों का घूमने का, उसके बीच के उसके त्रिज्या का कितना होता है, क्यू होता है। तो इस तरह से टी स्क्वायर और आर क्यू आपको फॉर्मूला रखिएगा। ऐसे भी आपको मिल सकता है टी बराबर आर पावर क्यू बटे या 2। इस तरह से भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय यानी कि अर्धरात्रि यानी कि मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देगा। तो आपको पता है कि नॉर्वे यह उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र में पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में मतलब जो 21 जून की जो रात होती है यानी कि वो पूरी तरह से उत्तरायण होती है। इसलिए इस दिन मतलब क्या होता है कि सूर्य आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वायुमंडल में चौथा नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में अक्रिय मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा है, तो आपको आर्गन गैस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है कि आपको 78% होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, तो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा मतलब वह झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो याद रखिए वो कौन सा करता है, तो ओजोन गैस करता है। ओजोन के इसका मतलब क्या फॉर्मूला होता है, O3 होता है, और यह ऑक्सीजन का ही क्या है कि आपको अप्रूफ है। लेकिन अब यहाँ पे ओजोन में याद रखिएगा 2 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और एक क्या आपको कि पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। उसी तरह से ओजोन की माप डॉप्सन इकाई से की जाती है, और ओजोन की गैस जो सड़ी हुई मछली के लिए होता है। हालांकि ओजोन से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ था वियना, जो कि हुआ था 1985 में ही। हालांकि यह दक्षिणी ध्रुव के आसपास में देखा गया था, और यह उसके बाद वियना प्रोटोकॉल के जस्ट 2 दिन बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। जाके पूर्व से पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन के क्षरण से रोकने से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल शहर आपका कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में, क्योंकि कनाडा में ही यह इसको लेकर किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो आपको मतलब यह शांत पेटी आपको भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये आपका क्या हो गया कि यह पृथ्वी हो गया। पृथ्वी की ये बीचों बीच में जो होती है भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री होता है, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी के वो मतलब यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाला क्षेत्र में आपको क्या होता है कि 5 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र होता है, और जिसे डोलरम कहते हैं, इसे ही शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो आपको याद रखना होगा कि वह टोटल आपको कितना 9% लोग मतलब निवास करते हैं। अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान के अलावा अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए यह नॉन कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा ग्रेफाइट ही एक अधातु है, लेकिन यह क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके 12वीं कक्षा में याद रखेगा ये कि मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ग्रेफाइट का अगर पूछ देगा कि आकृति कैसा होता है, तो षष्ठकोणीय होता है। और इसका मतलब और इसमें कौन सा परसंकरण पाया जाता है, तो sp2 परसंकरण आपको पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, इससे जुड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न भी आपके लिए आते ही रहता है। तो CH4 के यानी कि मीथेन के दशमलव यानी 1 मोल द्रव्यमान का मास कितना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि यह कार्बन या CH4 ये मीथेन हो गया था, कार्बन का भार कितना होता है, तो आपको 12 हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन 1 यानी कि 4 है, तो 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इस तरह से 16 आपको मतलब इससे एक एथी में हो गया। उस तरह से आपको 16 गुने क्या करिएगा 0.1 यानी कि 1/10। इस तरह से कर देंगे तो आपका वॉल्यूम क्या मिलेगा 1.6 ग्राम आपको द्रव्यमान मिलेगा। तो इस तरह से इसका अगर आंसर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि दलदल और धान की खेतों में निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको मेथेन गैस ही आपको निकलता है। इसे मार्स गैस के भी नाम से आपको जाना जाता है। और जबकि मतलब वो क्या होता है, कोयले की खदान वगैरह में विस्फोट वगैरह भी हो जाता है तो उसका भी मुख्य कारण आपका मेथेन गैस ही होता है, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वहाँ पे वह जलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 11 नंबर है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। तो ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, जबकि बेकिंग सोडा नहीं है। मतलब जो सोडा होता है जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और यह पाउडर है, तो इसमें पाउडर के साथ में तो ये होता है, प्लस में क्या होता है आपको 10% क्या होता है कि वह टॉर्टेरिक अम्ल होता है, जो कि नींबू में पाया जाता है। और टॉर्टेरिक अम्ल का अगर फॉर्मूला आपको बता देते ये होता है कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 6। तो इस तरह से आप इसमें से अब मिला लीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। यानी कि यहाँ पे आपका सोडियम भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे तो आपका सी नंबर जो आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि मतलब बेकिंग पाउडर को लेकर। इसमें देखिए सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि रसायन में कौन यानी कि मोल शब्द का परिचयन किसने किया हुआ था। तो याद रखिएगा विल्हेम ओस्टार्ड साहब ने यह किए हुए थे। हालांकि परमाणु का सिद्धांत किसने, जॉन डाल्टन साहब ने दिया हुआ था, कि जो कि परमाणु एक अविभाज्य है। हालांकि बाद में विभाजित हुआ तो उसमें पता चला कि उसके मौलिक कण 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न कहता है हम लोग का 13 नंबर की इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब इसमें तो याद रखिएगा इसलिए किया जाता है कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है कि उच्च होती है, और गलनांक भी इसका क्या होता है उच्च होता है। प्रतिरोधक उच्च होने से, अवरोधक होने से क्या होता है कि उसमें घर्षण होता है, घर्षण से क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूंकि गलनांक उच्च इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज़्यादा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगा, और चूंकि गलनांक कम रहेगा तो जल्दी टूट के गल जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि हीटर सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको मतलब गलनांक भी आपका उच्च रख दिया जाता है। वैसे इसके अलावा और भी चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा लोहा होता है, उसके अलावा क्रोमियम होता है, निकेल होता है, और इसके अलावा आपको याद रखिएगा वह मैग्नीज भी होता है। ये नाइक्रोम का ही आपको याद रखिएगा एक मिश्रण है, जो कि आपका मतलब ये लोहा हो गया, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज, ये 4 थी से मिलकर आपका ये बना हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चाहते हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन का वह क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया थी, ये ही आपसे जुड़ा हुआ है। तो जब एक व्यक्ति क्या होता है कि नाव के नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चला जाता है, यानी कि उसने क्रिया आगे की तरफ किया लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हुआ पीछे की तरफ देखने को मिला, नाव पीछे की तरफ ढिकला जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपका यही आपका क्या होगा कि यह तीसरा नियम को प्रतिपालन करता है। 15 नंबर आपका प्रश्न कहता है किसी वस्तु को क्या होता है कि डैश डैश दर्पण के सामने रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा समान आकार का और प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा पता है कि समान आकार का प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में ही आपके बन सकता है, और वो भी जब समान आकार का कब बनता है तो आपको याद रखेगा वह वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तब बनता है। तो इस तरह से किसी वस्तु का अवतल दर्पण, इसका आंसर सी होगा कि सी पर रखने पर उसका मतलब अवतल दर्पण के सामने सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखने का उसका उल्टा व समान आकार का बनता है। इसके अलावा और भी आप कुछ याद रख सकते हैं पॉइंट के सब, जैसे पहले वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा बनता है। उसके बाद फिर वस्तु को अनंत और क्या किया जाता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। लेकिन फिर तीसरा स्थिति आपको जैसे पता है कि सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र पे ही बनता है। उसके अलावा अब चौथा नंबर स्थिति है कि अगर आप उसको प्रतिबिंब को क्या करते हैं कि सी और एफ के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। फिर उसके बाद फोकस पे रखेंगे तो यह अनंत पे बन जाता है और बहुत बड़ा बनता है। इसके अलावा एक स्थिति जो होती है कि जो काल्पनिक बनती है, जो यही आपको मतलब देखिएगा कि प्रतिबिंब में क्या होता है कि फोकस, ये हो गया सी और ये हो गया एफ है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो यह प्रतिबिंब क्या हो जाता है वास्तविक न बन के काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा साइज का बनता है। यही स्थिति होता है जब हजामती दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी स्थितियाँ भी अगर आप
ऐसे याद रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपके आते ही रहते हैं। कभी आप ये ना सोचिएगा कि यह सेट में एक ही क्वेश्चन को पढ़ के हम आगे निकल जाए, क्योंकि वो एग्जाम बहुत सारे आपका यदि ना डिफिकल्ट, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके पूछे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही आपके प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे, कम संभावना होती है ऐसे। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किसकी होती है, तो याद रखेगा वो, जैसा कि इसमें उत्तल दर्पण के बारे में आपको बात किया जा रहा है। और उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखेगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक। जो भी आभासी होगा वह सीधा होगा, यानी कि इसका आंसर आपका डी हो जाता है, आभासी और सीधा होता है। और ये ऐसा इसका होता है, इसमें भी उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आपको वस्तु को क्या किया जाता है, अनंत पे रखा जाता है, तो उस तक का प्रतिबिंब फोकस पे ही बनता है, और का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। लेकिन जब वही वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रख देते हैं प्रतिबिंब को, तो वैसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब ये मतलब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो यही स्थिति होता है जो अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो जो हमें साइड मिरर के रूप में हमें आसानी से वस्तु दिखाई देता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, किसी पदार्थ की धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा जब चालक की अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो इस तरह से अधिकतम बल का अनुभव कैसे होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये बराबर क्या होता है कि IBL क्या होता है कि साइन थीटा होता है। इस तरह थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा 90 का मान कितना होता है कि 1 होता है। इस तरह से लगने वाला बल क्या होगा कि अधिकतम होगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। और बल का दिशा आपको याद रखें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आपको मिलता है। 18 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान कर दिया था। तो याद रखिएगा उसने शाह आलम द्वितीय ने कर दिया था, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ये इलाहाबाद की संधि हुआ था 12 अगस्त को। याद रखिए कहिया हुआ था, तो 12 अगस्त को 1765 की इलाहाबाद की संधि हुआ, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने मतलब ये कौन थे, मुगल सम्राट ही थे, इन्होंने बंगाल का दीवानी अंग्रेजों को सौंप दिया था। हालांकि अवध का जो था नवाब शुजाउद्दौला, उसके साथ 16 अगस्त के दिन मतलब किया गया था, और अवध का भी उसको मतलब दीवानी सौंपा गया था अंग्रेज को। इस तरह से मतलब बक्सर के युद्ध के पश्चात पूरी तरह से अंग्रेजों का यहाँ पे शासन स्थापित हो गया था भारत में। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल और उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार दे दिया गया था। तो याद रखें वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे, जो कि उसके समय में जो कि इनको मिल गया था, और ऐसे बताए भी थे यह शाह आलम द्वितीय यानी कि आपको कहिए 12 अगस्त के दिन मतलब यह हुआ था। इसके अलावा चलिए शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान किया था। तो जैसा कि आपको हमको बता रहे, तो 12 अगस्त 1765 में। कौन सा, इलाहाबाद का पहला संधि। और इलाहाबाद का दूसरा संधि कहेगा तो याद रखिएगा वह 16 अगस्त के दिन हुआ था शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद का तीसरा संधि भी होता मतलब मीर कासिम के साथ में, हालांकि उसने कहाँ पे भाग गया था, तो नेपाल चला गया था। चलिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। याद रखिएगा वह मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल का तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था, जबकि बिहार के लिए किसको, तो सिताब राय को नियुक्त किया हुआ था। चलिए अवध के सुल्तान हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए यहाँ पे कथन सही की ओर देखते हैं। तो राजा मतलब टिकैत राय नवाब आसफे दौला के मतलब अर्थ मंत्री थे। तो ये आपका क्या है कि यह सही है ये भी। चलिए अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपित हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो सहिष्णुता जो खासतौर से जो राजा वगैरह थे तो उनके क्षेत्र में कोई धर्म वगैरह मायने नहीं रखता था। तो इसलिए इस तरह देखेगा तो दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाता है 22 का। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए मतलब वही दशक में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम यहाँ पे सजाना है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाता है, क्योंकि अंबर का युद्ध कितना हुआ था, तो 1759 में हुआ था मतलब, और ये कब, दूसरा कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था। प्लासी का युद्ध जैसा कि आपको पता है 1757 में देखने को मिलता है। वांडीवास का युद्ध क्या होता है कि 1760 में होता है, और बक्सर का युद्ध 1764 में देखने को मिलता है। तो इस तरह से यह इसका क्या होगा कि कालानुक्रम ये आपका सही है 23 नंबर का। 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो यहाँ पे भी सही विचार विमर्श करके ही खोजना होगा। जैसे चलिए अगला देखते हैं, ये वाला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों के चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था।
तो यह किया गया था, तो यानी कि ये आपका क्या होगा कि सही हो गया। सही बात है, देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किए गए थे, गलत है। जबकि उसमें देशी रियासत यानी कि राजा महाराजों को भी शामिल किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राज्यों से प्रभावित नहीं होता था, बल्कि होता था, क्योंकि जनता के ही द्वारा सुझाव वगैरह ये सब चीज़ लेकर इसमें विमर्श के वजह से यह होता था। थोड़ा सा सामूहिक सहभागिता भाव उत्पन्न करने के लिए जनता का सुझाव मांगे गए थे। हाँ, ये आपका क्या है कि मांगे गए थे, तो यह सही है, क्योंकि जनता के लिए ही तो मतलब यह लोकतंत्र होता है। तो इस तरह से आपका देखेंगे तो 1 और 4 क्या है कि आपका सही है। इसका आंसर हो जाता है आपका डी नंबर। चलिए 25 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में लिखित कथनों पर क्या यहाँ पे भी आपको विचार ही करना है। तो देखिए, प्रतिनिधि 4 घटकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चुने जाते थे। तो नहीं, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चुने गए थे, लेकिन याद रख सिख चुने गए थे, लेकिन ईसाई के जो क्या थे इसमें प्रतिनिधि एक भी नहीं थे। तो ये आपका क्या होगा कि गलत हो गया। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो नहीं, ये संघीय के नहीं थे, क्योंकि संघीय के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपका गलत हो गया। भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में प्रारूप समिति क्या थे कि 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो इसमें से 8 नहीं, क्योंकि इनके मिलाकर कितना हुआ? तो 9। तो इनके मिलाकर कितना हुआ? तो 9। तो ये आपका 4 नंबर भी गलत हो गया। तो सीधे से पता चलेगा 3 गलत है, इसका मतलब 1 सही होगा। यानी कि तीसरा नंबर जो है संविधान सभा के कुल सदस्य कितना है? 389। तो ये आपका सही है। तो सिर्फ इसमें केवल 3 नंबर सही, यानी कि इसका आंसर हो जाता है 25 का मतलब ये सी नंबर। चलिए अब यहाँ पे मिलान कुछ करना है, जो कि 26 नंबर प्रश्न का था। जैसे राज्य का नीतिगत सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो यह आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार आप जानते हैं अमेरिका से, यानी कि नेक्स्ट पेज में। और राज्य के सम्मिलित समवर्ती सूची, चूंकि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगला कहता है कि भारत राज्य का संघ तथा संघ निहित शक्ति निहित किसमें होती है? तो याद रखे हुआ यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इसका देखेंगे तो इसका आंसर आपका 26 का डी नंबर हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ था? क्योंकि इस दिन आपको पता है कि 16 तरह के अनुच्छेद इसी दिन आपको 26 नवंबर के दिन ही आपको लागू कर दिए गए थे। तो इस तरह से देखिए, निर्वाचन, तो हाँ ये लागू किया गया था। नागरिकता, हाँ ये भी आपको लागू किया गया था। लेकिन आपात उपबंध ये नहीं लागू हुआ था। न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी आपका लागू नहीं होता। तो इस तरह से इसका आंसर 1 और 2 होगा, यानी कि इसका बी जो होगा ये 27 का बी नंबर ही होगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर कहता है कि भारत के निम्नलिखित संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा बारीकी से अच्छा से चलिए पढ़ते हैं। संविधान सर्वोच्च है, बात सही है, ये आपका सही है। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, तो ये भी आपका क्या है कि सही ही है। संविधान संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये आपका ये भी आपका क्या होगा कि सही है। संशोधन किया जाता है वो 368 अनुच्छेद के तहत। संघ की संसद राज्य विधानसभा संप्रभुत्व नहीं, ये गलत है, क्योंकि संघ में ही निहित है। चलिए, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका का अविलंबन नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पे उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है समझने के लिए। तो ये आपका ये 5वां नंबर भी गलत, यानी 4, 5 गलत है, यानी कि 1, 2, 3 आपका सही है। इसका मतलब 28 का आपका डी नंबर आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित मतलब यह कथनों में से कौन सा एक सही है? तो चलिए सही की ओर देखते हैं। जैसे इसे दिसंबर 46 से दिसंबर 49 के बीच तैयार किया गया था। तो नहीं, यह मतलब ये 9 दिसंबर 46 से शुरू होगा 26 नवंबर, याद रखें 26 नवंबर के। तो इसलिए यहाँ पे दिसंबर है, तो इसलिए आपका क्या होगा कि गलत हो जाता है। संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं में चर्चाएं हुई थी। तो यह प्रारूप पर जनसभा पर क्या हुआ था कि चर्चा जो हुआ था, तो ये आपका क्या है कि ये आपका सही है। और विश्व में संविधान का एक संक्षिप्त प्रलय, तो नहीं ये आपका ये भी आपका गलत है। तो फर्स्ट भी गलत है और तीसरा भी। दिसंबर 49 में प्रारूप पूरा होने के तुरंत बाद यह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, नहीं दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर में ही हुआ था। तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर आपका क्या हो जाता है 29 का, तो आपका सिर्फ बी होता है, यानी कि यह वही आपका एक सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 30 नंबर का आता है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो याद रखना 2 साल 11 महीना 18 दिन, वो भी कहिए तो याद रखिएगा वह 9 दिसंबर 46 से लेकर मतलब 46 से लेकर 26 नवंबर 49 तक ले, उसी समय के समय में यह कितना समय लगा था। अगर 26 जनवरी 1950 के दिन किया जाएगा तो 300 पार कर मतलब वह 3 साल उसमें क्या हो जाता है कि पार कर जाता है।
चलिए अगला प्रश्न कि यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि मिलान ही करना है 31 नंबर प्रश्न में। तो चलिए तिलचट्टा, तो तिलचट्टा के जैसे जानते हैं कि इसका शरीर क्या होता है कि कठोर बाहरी कंकाल से ढका हुआ रहता है, यानी कि काइटिन का बना हुआ होता है। उसी तरह से पक्षी, तो पक्षी के जानते हैं कि इसकी हड्डी वायु प्रकोष्ठ होती है, यानी कि वायु इसमें भरी रहती है, इसलिए हल्का होता है। इसके अलावा मछली, तो मछली में याद रखिएगा कि क्या होता है कि या इसका धारा रेखीय प्रवाह होता है, इसका जो चोइटा वगैरह देखते हैं धारा रेखीय टाइप का ही बना होता है। और सांप, इसका शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 31 का आपका क्या हो जाता है कि ए नंबर सही मिलान है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में कथनों में कौन सा एक सही है? तो याद रखिएगा इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें से आपका सी होता है। स्तनधारियों की कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतःप्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ही आपका निर्माण होता है। तो ये आपका कौन सा है, यही सही है आपका। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 33 वाला में कहता है यहाँ भी कथन का सही को ही पहचान करना है। तो चलिए रुधिर वर्ग ए यानी ब्लड ग्रुप ए वाला कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए को तो दे ही सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप है वो आपका ए बी वाला व्यक्ति रुधिर पर मतलब दान कर सकता है नहीं, यह ग्राह्य मतलब यह दान नहीं प्रदान करता है, डोनर नहीं बल्कि एक्सेप्टर है, यानी कि ये आपका क्या हुआ कि गलत हो गया। चलिए रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी और ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान दे सकता है नहीं, ये दान भी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी हमने बताया कि यह सर्वग्राही यानी कि एक्सेप्टर है। इसलिए रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। हालांकि यह दान कर सकता है लेकिन वो क्या होना चाहिए, निगेटिव ही होना चाहिए, यानी कि ये आपका क्या होगा कि ये भी आपका क्या है, गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव रहा तो सभी को दान नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका गलत हो गया है। चलिए रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी मतलब निगेटिव वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग को वाले व्यक्ति से मतलब क्या हो गया, दान कर सकता है, क्या कर रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है बल्कि उसमें CO2 मात्रा घुली हुई रहती है। तो याद रखिएगा किस में रहता है, तो आपको महाशिरा में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मांसपेशिया में किसके एकत्र होने से थकान आपको महसूस होता है, तो आपको याद रखिएगा वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बाकी घास और पत्तों में आपको बेंजोइक अम्ल मिलेगा। ऑक्सीजन के शरीर में टूटने से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और यह यूरिक अम्ल आपको मूत्र में बनता है। तो इस तरह से इसका चारों ऑप्शन का भी देख लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक ही आपको पढ़ना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि वही कृषि पशुपालन से संबंधित, और तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका सही है। उसी तरह से भारत में GDP में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा से उत्पादित वस्तु और सेवा का है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें दोनों के दोनों आपका आंसर सही हो जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका क्या होगा कि सी होगा 36 नंबर का। 37 नंबर कहता है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के दौरान निम्नलिखित में कितने प्रकार के मौलिक योगदान दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा वैसे स्थिति में क्या होता है कि चलिए बढ़ते हैं। मानवीय श्रम का योगदान यानी कि श्रम शक्ति तो होगा ही होगा, और प्राकृतिक संसाधन का योगदान ये भी आपका होता है, पूंजी का योगदान ये भी होता है, और एक उद्यमी होता है, तो वह 4 व्यक्तियों से ही मिलकर किसी क्षेत्र का ये सब हो सकता है तृतीय सेक्टर में। तो इस तरह से आपका देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि तीनों के तीनों इसका सही है। चलिए यहाँ से आपका करंट अफेयर शुरू होता है। जैसे 38 नंबर कहता है ई ब्रिज संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सरकारी सेवाओं को पहुँच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से संबंधित है, तो ये आपका सही हो गया। उसी तरह से कौन सा बेरोजगारी दर को परिभाषित करता है, तो यहाँ 39 परिभाषित करने के लिए संबंधित में, तो देख लीजिए लोगों की इच्छुक संख्या जो काम करने के इच्छुक है किंतु काम करते समय में इच्छुक लोगों की कुल संख्या से काम करते हैं को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से आपका यही आपका आंसर डी हो जाता है, क्योंकि 15 साल से ऊपर के मतलब व्यक्ति यानी कि 15 साल के व्यक्ति और 65 साल के व्यक्ति इन्हीं को क्या कहा जाता है, इसको श्रमिक के रूप में गिना जाता है। उससे मतलब इसके यानी कि यह लोग कार्य कर सकते हैं, और 15 साल से कम वाले व्यक्ति को याद रखिएगा, और 65 साल से अधिक वाले व्यक्ति कार्य नहीं करते हैं। तो यही चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए किसी देश की जनसांख्यिकी मतलब यह लाभांश की घटना किससे संबंधित होता है, तो याद रखिएगा श्रम मतलब जीवी काल से मतलब कार्यकारी आयु वाली संख्या में वृद्धि होने से, यानी कि आपका 15 से लेकर 65 साल का यानी 15 साल से जितना ज़्यादा व्यक्ति ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा कार्यशील आपको होता है। 41 ने किस संगठन ने ग्लोबल इनोवेटिव ऑन एंड डिटेक्ट हेल्थ मतलब जीड का लॉन्च किया था, याद रखिएगा आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आपको किया हुआ है।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो एएस आपको राजीव साहब को किया गया है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखो आप कहाँ पे किया गया था, आपको मालदीव से किया गया है। एक था और इक्वेरिन, ये दोनों युद्ध अभ्यास भी आपको मालदीव के साथ ही आपको होता है। हाल ही में महिला वाला आईपीएल, याद रखिएगा महिला आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो आपका कौन सा है? तो यह दूसरा शुरू हुआ है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का मतलब कहाँ पे शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा आपको कहाँ पे यह सुरंग बना है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीता है? तो आपको मध्य प्रदेश ने जीता हुआ है। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की सुविधा शुरुआत किया है? तो आपको आईआईटी गुवाहाटी मिलेगा। उसी तरह से अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया के पहला निजी कंपनी कौन सा बन गया है? तो मतलब इंट्यूटिव मशीन्स जो है ये बन गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारत का रैंकिंग कितना है? तो आपको याद रखिएगा कितना है, यह 85वें नंबर पे स्थित है। और 58वां जो अंतिम यह प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? तो याद रखिएगा वह किनको, गुलजार और मतलब राम भट्टाचार्य, यानी कि दोनों व्यक्तियों को किया गया। इस तरह से हम 30 नंबर यहाँ पे सेट कंप्लीटली देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला सेट के साथ मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।